गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम कर रहे थे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हमें किसमें पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स में। किसमें पढ़ना है भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स में। देखो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम किसी भी चीज में डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन में क्या आ जाएगी? डाइल्यूशन पानी के जैसे हम डाइल्यूशन, भाई हमने कुछ लिया, मान लो हमने नमक लिया हुआ NaCl और उसके अंदर हम क्या डालते जा रहे हैं? वाटर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, मतलब उसका डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो बताओ पानी के कंपैरिजन में सोडियम क्लोराइड के आयंस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे थे कंसंट्रेशन क्या हो रही थी हमारे पास? डिक्रीज। कंसंट्रेशन क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। सॉरी मैंने इंक्रीज लिख दिया। कंसंट्रेशन पर क्या हो रही थी? कंसंट्रेशन, या मैं कहूं कि जो नंबर ऑफ आयंस है वो डाइल्यूशन के कंपैरिजन में क्या हो रहे थे? डिक्रीज हो रहे थे। क्या हो रहे थे? डिक्रीज। डिक्रीज होंगे तो क्या होगा? और नंबर ऑफ आयंस तो क्या हो रहे थे? डिक्रीज हो रहे थे। तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। अब यहां देखो एक और फैक्टर आपको कंडक्टेंस के बारे में एक और पढ़ा देती हूं कि कैसे। तो देखो जैसे जैसे ये है, ठीक है, हमने यहां पर मोल लिए हुए हैं। सबसे पहले हमने लिया था इसमें सोडियम क्लोराइड, कुछ पानी में डाला हुआ है, मान लो 1 ml में, ठीक है। क्या डाले हुए हैं हमने? सोडियम क्लोराइड। अब जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, मतलब हमने एक और ml डाल लिया, वाटर कितना हो गया? 2 ml। और डाला तो वाटर कितना हो गया? 3 ml। और डाला तो वाटर कितना हो गया? 4 ml। अब देखो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जितना था उतना ही पहले है। भाई जितना पहले था उतना ही क्या है? अब भी उतना ही है। तो इस पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हमने क्या लिया हुआ है? NaCl, बताओ डिक्रीज हुई या नहीं? कम हुई या नहीं कंपैरिजन में? तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी इसके नंबर ऑफ आयंस कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। फिर अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे तो भाई ये जो सोडियम क्लोराइड है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। यस और नो? तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे तो बताओ इन आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी। भाई आयंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि बीच में किसके मॉलिक्यूल आ रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो इस आयंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं लिख देती हूं इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो गई भाई? इंक्रीज हो गई। डिस्टेंस जितने इनके बीच की इंक्रीज होगी ये उतना ही आसानी फ्रीली मूव करेंगी, इधर से उधर, इधर से उधर। यस और नो? तो इनके बीच की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी टू मूव, मोबिलिटी या कहें कि मूव करने की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर ऐसा होगा तो इनके जो कंडक्टेंस है, देखो मैंने कंडक्टिविटी नहीं, मैंने क्या कहा है? कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा आयंस फ्रीली मूव करते हैं उस चीज का कंडक्टेंस उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है ना? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी क्या किए थे? बताए थे। बट यहां पर हमने पढ़ा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ये चीज हम पढ़ चुके थे कि मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अभी पढ़ा है हमने। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने पिछली क्लास में क्या की थी? पढ़ी थी। अब इसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का, यानी डाइल्यूशन का
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर जो इफेक्ट है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जो दूसरा जो होता है वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसोसिएट्स कंप्लीट, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया और अगर इसको मैं डाइल्यूट करती हूँ वाटर में तो ये अपने कंप्लीट आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। मान लो ये 100 है भाई, इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है? 100 मोल है, तो 100 किसके बन जाएंगे? सोडियम के, और 100 ही किसके होंगे? क्लोराइड के। यानी ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएट। किसके? 100 मोल मिले और पहले कितने थे? 100। यानी ये कंप्लीट क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। तो जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, विच डिसोसिएट कंप्लीटली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या हम कहें कि जिसका डिसोसिएट 100% हो जाए, कि जितने आयंस है उतने ही आयंस में वो क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। विच कंप्लीटली डिसोसिएट, देखो न कम न ज्यादा, 100 था, 100 के 100 मोल में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम 11th क्लास में पढ़ के भी आए हैं आयनाइजेशन, वो ऐसे ही था, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक क्या होते हैं। पर हम बेसिक फिर से पढ़ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है? विच डिसोसिएट कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। जैसे मैंने आपको यहां कहा है कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड 100% था, 100 था, तो वो 100 सोडियम आयन और 100 क्लोराइड आयन में ही क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और इसको जो डिसोसिएट होता है उसे हम कहते हैं, यानी हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? विच डिसोसिएट कंप्लीटली, जो कैसे डिसोसिएट हो गए भाई? कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम लिखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%। अल्फा हम पढ़ के हैं, ये क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आपको अभी बताया था कि 100 बने थे और 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना हो जाए? 100% हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या हम कहें कि अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल टू आई थी भाई? 1 के इक्वल टू आई थी, कि 100 था और 100 का 100 ही डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 1, यानी 100% हो गया ये। तो जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आए? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, जैसे NaCl, KCl, ये सारे जो हैं, या हम कहें H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सारे हैं ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे हैं ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अब हम पढ़ेंगे कि पहले तो ये देख लो कि ये होते क्या है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखिए एक एग्जांपल से पहले समझा देती हूं। मान लो मेरे पास है एसिटिक एसिड, और जैसे ही एसिटिक एसिड को मैंने डिसोसिएट किया तो ये हो जाएगा CH3COO नेगेटिव और H+ आयन में ब्रेक होगा। यस और नो? भाई एसिटिक एसिड इज ब्रेक्स इनटू एसीटेट आयन एंड द हाइड्रोजन आयन, इसमें ब्रेक होगा। बट ये एक वीक एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा इसका 100 था, 100 लिया, बट ये डिसोसिएट बहुत कम होता है। जैसे मान लो 10 मोल हो गया। कितने मोल हो गया? 10 मोल। सिर्फ
10 मोल बने एसीटेट आयन के और 10 किसके बने, या फिर 10 मोल किसके बने, हाइड्रोजन आयन के। तो अब देखो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा भाई, कितने मोल बन रहे हैं हमारे पास 10, कितने में से बन रहे हैं 100 में से, यानी वैल्यू कितनी आई 0.1, कितनी आई वैल्यू 0.1। तो क्या होगा कि जो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, 100 मोल थे बट उनमें से केवल 10 मोल ही हैं इसके, वो क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। भाई 100 में से केवल 10 मोल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। यानी ये देखो 100% हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या लिखेंगे, विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। या मैं दूसरा कहूं कि इसमें जो क्या होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू द 100%, यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। या कहें कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 आती है। भाई अगर कंप्लीटली होता तो कितनी आती 1, यहां देखो कंप्लीटली हो रहा था कितनी आ रही थी वैल्यू 1, बट यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना हो रहा है कितने में से, तो यहां कितना हो गया, लेस देन 1 हो गया। देख लो अभी बताया था आपको कि टोटल 100 थे बट हुए कितने मोल, 10 मोल, तो कितना आ गया 0.1, यानी ये कितना आ गया, लेस देन 1। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे भाई, वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट, ये सब किस में आ जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आ गया ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए लिखते जाना, साथ में नोट करते जाना। और एक और बात कि लाइक किया करो, देखते हैं और पता नहीं लाइक भी नहीं करते, मतलब ये पसंद नहीं आती तो एक काम करो डिसलाइक ही कर दो, है ना। तो क्या किया करो, मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ तुम लोग पढ़ते हो, मुझे भी पता रहे कि समझ में आ रहा है, तो क्या किया जाए, लाइक किया जाए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप ही देखिए कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, मान लो मैंने NaCl लिया था और वो पहले ही ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और वो 100% ब्रेक हो गया। क्या हो गया, वो 100% ब्रेक हो गया। तो देखिए यहां हमने ये लिया, ठीक है, यहां हमने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने इसको डाइल्यूट किया, 1 ml मैंने वाटर मॉलिक्यूल डाला, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। यानी इसके जो नंबर ऑफ आयंस है वो पहले ही कंप्लीटली ब्रेक हो गया, जितने टूटने थे उतने टूट चुके। भाई 100% हो चुका, अब इससे ज्यादा क्या ब्रेक होगा। अब अगर आप इसमें डाइल्यूशन बढ़ाओगे, 1 ml की जगह 2 ml बनाओगे, तो ये थोड़ी नहीं है कि और आयंस में ब्रेक हो जाएगा। भाई आयन तो ये कंप्लीटली पहले ही डिसोसिएट हो गया 100%। क्या हो चुका कि ये पहले ही क्या हो चुका, डिसोसिएट हो चुका। अब और आयंस नहीं बन सकते इसके। अब जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो बस इनके बीच की जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंटर आयनिक डिस्टेंस के कारण इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट इनकी इतनी इंक्रीज नहीं होगी, बहुत कम इंक्रीज होगी। क्यों बहुत कम इंक्रीज होगी, भाई पहले ही ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका, पहले ही आयंस बना चुका, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी तो पहले से ही ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, एज we increase the dilution in strong electrolyte, in strong electrolyte
द मोलरिटी, या हम कहें द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट इन वेरी लेस अमाउंट, बट इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में इंक्रीज होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है भाई। जैसे जैसे अभी कहा है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो आयंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आयंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ आयंस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ आयंस जितने पहले डिसोसिएट थे उतने ही है, क्योंकि वो पहले 100% क्या हो चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं। तो आप ये याद रखोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन अगर आप लोग इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई, मोलैरिटी इंक्रीज होगी, बट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, कम इंक्रीज होती है। सिर्फ एक ही कारण है, क्यों, क्योंकि आयंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने के कारण वो फ्रीली मूव करेंगे, और फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन किसमें पढ़ते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने क्या एग्जांपल लिया था, एसिटिक एसिड, और ये किसमें डिसोसिएट हो रहा था, एसीटेट आयंस में, और किसमें भाई, हाइड्रोजन आयन में। अब ये 100% था तो पहले मान लो 0 था, बट ये चलो ये लो, अब जैसे ही मैंने डाइल्यूशन किया, क्या किया, डाइल्यूशन किया, तो ये 10% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। कितना हुआ भाई, 10 मोल बने इसके, यही तो कहा था कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अब बताओ, ये लो, ये मैंने कोई ले लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, और चलो मैंने ले लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट में ले लेते हैं हम एसिटिक एसिड लिया हुआ है, ये लो, ये ले लिया मैंने एसिटिक एसिड, और ये ले लिया मैंने 1 ml वाटर, है ना। अब जैसे ही मैंने 1 ml वाटर लिया भाई, 100 में से केवल 10 मोल क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं। अब क्या करूं, अगर मैं 1 ml की जगह 2 ml डाइल्यूशन और बढ़ा दूं, और बढ़ा दिया, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके हैं। भाई जो एसिटिक एसिड था हमारे पास 100% था, उसमें से केवल 10% ही तो डिसोसिएट हुआ है, बाकी तो आयंस बचे हुए हैं ना। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे आयंस का जो डिसोसिएशन है ये बढ़ता जाएगा, आयंस का डिसोसिएशन है ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भाई आयंस का डिसोसिएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आयंस का अगर डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा तो बताओ, डाइल्यूशन इंक्रीज करने के कारण अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप खुद बताओ कि कंडक्टेंस क्या होता जाएगा भाई, इंक्रीज होता जाएगा, क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो लिख दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब पढ़ो, देखो, as the dilution increase in weak electrolytes, as the dilution increase in weak electrolytes, the dissociation of electrolytes is also increase। भाई यहां ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीज, तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहे हैं मींस द नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीज,
कि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सेकंड, द इंटर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स, बिटवीन द आयंस, सॉरी भाई, जब ये आयंस में टूट गया इलेक्ट्रोलाइट तो उसके बीच की डिस्टेंस भी बताओ, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगी या नहीं होगी, होगी ना। सो द कंडक्टेंस कहे, सो द कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, फास्टली इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स पहले कम ब्रेक हो रहा था वो ज्यादा से ज्यादा आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे। भाई जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस, यानी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम ये मान ले कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, भाई अपनी हाईएस्ट फॉर्म में आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये एसिटिक एसिड अपने 100% आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 100% आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हो, इसका डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो 100 का 100% क्या हो चुका, बढ़ चुका। तो उस पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी उसके बाद आप चाहे कितना ही डाइल्यूशन बढ़ा दो वो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफिनाइट डाइल्यूशन। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट डाइल्यूशन। कैसे? जैसे अभी आपको कहा है, अभी आपको बताया है कि कितना हो गया, इनफिनाइट डाइल्यूशन हो गया, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम कहते हैं जीरो कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी, जीरो कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी। यानी इसके बाद कंसंट्रेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जिसे हम लिखते हैं लैम्डा m0। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। कैसे? देखो अभी आपको बताया कि मान लो, चलो ये मेरे पास है, ये मेरे पास 1 मोल वाटर था, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो 0.2 थी। जैसे मैंने 2 मोल लिया, सॉरी ml में ले लेती हूँ वाटर, मैंने इसके अंदर और डाइल्यूशन इंक्रीज किया, एक की बजाय कितना डाल दिया, 0, एक और डाल दिया तो कितना हो गया मेरे पास 2 ml, और मेरे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आ गई 0.21। फिर मैंने एक और ml डाल दिया तो मान लो मेरे पास 3 ml हो गया। अब मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो गई मेरे पास, 0.022। अब मैंने एक और ml डाल दिया तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी हो गई 0.23। अब ऐसे मैं बढ़ाती जा रही हूँ, तो मान लो मैंने 10 ml डाल दिया, भाई मैंने फिर 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला, 8 डाला, 9 डाला, 10 डाला। तो जैसे मैंने 10 ml डाला, मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई 0.3। अब इसके बाद मैंने एक और ml डाल दिया, पर मेरे पास वैल्यू रही 0.3 मोलर कंडक्टिविटी की। फिर मैंने एक और ml डाल दिया, पर मेरे पास वैल्यू वही रही 0.3। यानी यहां ये पॉइंट, इस डाइल्यूशन पर
ये मोलर कंडक्टिविटी एक सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। सैचुरेटेड पॉइंट का मतलब अब इसके आगे ये इंक्रीज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई इसकी। क्या आ गई इसकी? कांस्टेंट वैल्यू। मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है और कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी यहां तक 10 ml पर जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है 100%। अब वो और डिसोसिएट नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले ही कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उसे क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझ में आ गया होगा। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, the molar conductivity is maximum and constant at infinite dilution। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पर क्या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसे होती है। तो हम क्या बताएंगे कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हम निकालना चाहें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही बता देते हैं कैसे निकालते हैं। ओस्टवॉल्ड ने निकालना बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओस्टवॉल्ड लॉ। ये आपने पढ़ा हुआ है, अभी नहीं है, ये आपने 11th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मान लो देखो मेरे पास एक कंपाउंड है AC, ये डिसोसिएट हो गया A+ और C नेगेटिव आयन, है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं, पहले कितनी थी 0, सॉरी पहले कितनी थी C। इसकी वैल्यू एट टाइम T, क्योंकि अभी हमने डाइल्यूशन नहीं किया है तो इसकी वैल्यू है 0 भाई, इसकी वैल्यू भी क्या है 0, क्योंकि अभी ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। फिर कुछ टाइम के बाद, एट टाइम T टाइम बता दो, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन हो गया। कितने मोल्स थे भाई, C में से कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए, अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई इतने जो आयंस है वो क्या हो चुके, डिसोसिएट हो चुके। कितने डिसोसिएट हो गए, यानी ये भी C अल्फा और ये भी कितना हुआ, C अल्फा। तो अगर हम कांस्टेंट निकाले तो कितना निकला था, याद करो, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा भाई C अल्फा अपॉन में C माइनस C अल्फा, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में C माइनस C अल्फा। अब देखिए, अगर के A की वैल्यू यहां पर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अगर मैं इसमें C कांस्टेंट ले लूं तो 1 माइनस कितना हो गया, अल्फा। C से C कैंसिल, यानी के A की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई भाई, C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। यही आई। अब हमने पढ़ा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसमें कितना होता है, बहुत ना के बराबर होता है। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है, बहुत कम होती है, यानी अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी के ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, C अल्फा स्क्वायर। और अगर यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भाई, के अपॉन में C, और अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, के अपॉन में रूट C। ये आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब ये किसमें चाहिए, मुझे तो ये रूट C चाहिए। किसके लिए चाहिए, एक डी बाई हैकल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ बनाया था, जो हम अब बनाते हैं। क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था लास्ट में। चलिए ग्राफ पढ़ेंगे हम कल, आज के लिए काफी हो जाएगा, आज के लिए इतनी क्लास बाकी है। तो कल पढ़ते हैं हम, एक तो पढ़ेंगे ग्राफ और दूसरा हम पढ़ेंगे कोलरोस लॉ।
सब अगर कहूं कि पूरी केमिस्ट्री में अगर सबसे आसान न्यूमेरिकल है तो वो कोलरोस लॉ का ही, तो वो हम पढ़ेंगे कल। उससे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। आज के लिए आपको इतना क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखा करो, एक बार उसको अच्छे से समझ में आ जाए और दूसरी बार फिर उसको क्या किया जाओ, नोट डाउन किया करो। और वीडियो को क्या किया जाए, लाइक। और हाँ, जिसकी क्लासेस नहीं लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे क्या कर सकते हो, शेयर किया, जितना ज्यादा आप शेयर करो, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो लोग भी क्या उठा सके, इसका फायदा उठा सके। तो चलिए अब मिलते हैं कल। थैंक यू।